कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत चैप्टर लाभों का निपटारा में लाभों के निपटारे से संबंधित सामान्य नियम एवं जानकारियों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाभों के निपटारे से क्या अर्थ है। लाभों के निपटारे से है के अर्थ से तात्पर्य है कि लाभों का विशेष प्रयोजनों हेतु काम में लेना लाभों का नियोजन कहलाता है। प्रत्येक कंपनी के अंतर्नियम में लाभों के निपटारे के लिए कुछ प्रावधान दिए हुए होते हैं। निपटारे से तात्पर्य है कि लाभों में कितना वो बोनस बांटे, कितने संचयों में ट्रांसफ़र करें, कितना लाभांश का भुगतान करें, यानी उस लाभों का निपटारा वो कैसे करे, उसका यूज़ कैसे करे, इससे हम लाभों का निपटारा कहते हैं। नेक्स्ट में आ रहा है संचयों में स्थानांतरण। संचयों में स्थानांतरण, इसमें प्रत्येक जो कंपनी है उसके संचालक मंडल द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष में अर्जित किए गए लाभों का कुछ भाग विविध संचयों में ट्रांसफ़र करने की सिफारिश करने के लिए अधिकृत होता है। यानी जितना लाभ होता है वो सारा का सारा लाभांश के रूप में वितरित न किया जाकर उसका कुछ हिस्सा संचयों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जनरली पूंजीगत लाभों को पूंजी संचय खाते में या तो सीधा ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उन्हें पहले लाभानी खाते के विवरण में क्रेडिट करके उसके पश्चात इसे पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरह कंपनी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों की पालना करते हुए अथवा कंपनी के प्रबंधकों के स्वैच्छिक निर्णय से आयगत लाभों में से आवश्यक राशियां विशिष्ट पूंजीगत संचयों या विशिष्ट आयगत संचयों में ट्रांसफ़र की जाती है। कंपनी भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए सामान्य संचय, आकस्मिक संचय या किन्हीं अन्य नाम से आयगत संचयों में प्रतिवर्ष लाभांश हेतु उपलब्ध लाभों में से कुछ राशि स्थानांतरित करती है। और जब कभी कंपनी की विषम परिस्थितियाँ आती है तब इन संचयों का उपयोग किया जाता है। इन संचयों में से कुछ संचय ऐसे हैं या जो कुछ लाभ ऐसे हैं जिनको हम लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते। उनमें से हमारा मुख्य आता है जिनको हम पूंजीगत लाभ के नाम से भी जानते हैं। इसमें पहला हमारा आता है अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम। यानी अंशों के निर्गमन पर जो राशि प्रीमियम के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वो हमारी पूंजीगत प्राप्ति होती है। इसी तरह पूंजी शोधन संचय खाते में जो राशि होती है वो भी हमारी पूंजीगत प्राप्ति होती है। इसके साथ में संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के कारण से जो लाभ होता है वो लाभ ये पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है। या संपत्तियों और दायित्वों के पुस्तक मूल्य को उनके उचित मूल्य से बढ़ाकर दिखाया जाता है, तो बढ़ाकर दिखाने से जो लाभ होता है वो भी पूंजीगत लाभ माना जाता है। इसी तरह ऋण पत्र या अन्य कोई प्रतिभूतियाँ उसके निर्गमन पर प्राप्त जो प्रीमियम है और ऋण पत्रों और दायित्वों को कम राशि पर या शोधन पर बट्टे पर भुगतान करने पर भी जो राशि है वो हमारी पूंजीगत संचय कहलाती है। इसके अलावा कोई स्थायी संपत्तियों की बिक्री से
लाभ है, जो संतुलित चार्ज को छोड़कर जो लाभ है वो हमारा पूंजीगत लाभ कहलाता है। इसके अलावा यदि सरकार के द्वारा कोई पूंजीगत कार्य हेतु कोई अनुदान वगैरह मिलता है या विशिष्ट संचय जिनके लिए निर्धारित की गई अवधि या निर्धारित किए गए कार्यों को संतोषजनक पूरा करने के पश्चात शेष राशि को सामान्य संचय में स्थानांतरित किया जाता है, तो वो लाभांश हेतु वितरण के लिए उपलब्ध माने जाते हैं। बाकी जो पूंजीगत संचय होते हैं सारा लाभांश की नेक्स्ट हमारा आ रहा है लाभांश की घोषणा एवं भुगतान संबंधी हमारे जो वैधानिक प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। इसमें हमारा सबसे पहला आ रहा है अनुसूची 2 के प्रावधान। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार लाभांश की घोषणा एवं भुगतान से संबंधित कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों की पालना करना आवश्यक होता है। तो उस शर्तों में हमारी पहली शर्त आती है अनुसूची 2 के प्रावधान। अनुसूची 2 के प्रावधान के अनुसार कोई भी कंपनी हाश चार्ज करने के पश्चात परिकलित किए हुए संबंधित वर्ष के लाभ एवं अनुसूची 2 के प्रावधानों के अनुसार हाश चार्ज करने के पश्चात परिकलित किए गए गत वर्षों के लाभों में से शेष बचे अवितरित लाभों अथवा इन दोनों के योग में से लाभांश वितरित कर सकता है, या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कंपनी को दी गई गारंटी के अंतर्गत कंपनी के अंशों पर लाभांश भुगतान हेतु सरकार द्वारा कंपनी को उपलब्ध की गई राशि में से लाभांश का वितरण किया जा सकता है। इसके पश्चात आता है संचयों में स्थानांतरण। कोई भी कंपनी को लाभांश की घोषणा से पूर्व संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जो कंपनी उचित समझते हुए तय करती है, उसके बराबर की राशि संचयों में ट्रांसफ़र करना कंपल्सरी है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में लाभ नहीं होता है, यानी अपर्याप्त लाभ की स्थिति आती है, तो कंपनी गत वर्ष या गत वर्षों में अर्जित किए गए लाभों में से अवितरित जो लाभ है उन्हें इकट्ठा करके गत वर्षों में संचयों में स्थानांतरित जो किए गए हैं उसमें से लाभांश की घोषणा एवं भुगतान कंपनी अधिनियम 2014 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए की जा सकती है। कंपनी अधिनियम 2014 भुगतान कंपनी नियम 2014 के अनुसार कंपनी निर्धारित नियमों प्रावधानों की पालना करते हुए अपने स्वतंत्र संचयों में से लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकती है। इसके लिए घोषणा वाले वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व वाले 3 गत वर्षों में कंपनी द्वारा चुकाए गए लाभांशों की दरों की औसत दर से अधिक दर से लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकती। यानी गत 3 वर्षों में कंपनी द्वारा जितने दर से लाभांश की घोषणा की है उन दरों के औसत दर से अधिक वो इसकी घोषणा नहीं कर सकती। यदि कंपनी ने गत 3 वर्षों में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है तो उस पर यह प्रावधान नियम 2014 वाला प्रावधान लागू नहीं होगा।
इसके साथ ही संचयों में एकत्रित लाभों में से निकाली जाने वाली राशि कंपनी के सबसे यानी करंट वित्तीय वर्ष को अंकेक्षित वित्तीय विवरण में दर्शाई हुई प्रदत्त जो यानी पेडअप कैपिटल है, प्रदत्त अंश पूंजी पेडअप कैपिटल एवं फ्री रिजर्व्स के योग के 10वें भाग यानी 1/10 से अधिक नहीं हो सकती। यानी इन संचयों से निकाली गई राशि पेडअप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के 1/10 भाग से अधिक नहीं हो सकती। इसी तरह जो संचयों में एकत्रित लाभों से जो राशि हम निकालते हैं उसका सबसे पहला उपयोग जिस वित्तीय वर्ष में लाभांश घोषित करना है उस वित्तीय वर्ष की हानि को अपलिखित करने में होगा और उसके पश्चात शेष बची राशि में से ही लाभांश की घोषणा अथवा भुगतान किया जा सकता है। यदि एकत्रित लाभों में से राशि आहरण करने के पश्चात संचयों में शेष जो चालू अंकेक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाई हुई प्रदत्त पूंजी के 15% के बराबर अवश्य ही उसमें रहना चाहिए। यानी जो संचयों में से जो राशि हम निकालते हैं वो निकालने के पश्चात जो शेष राशि है वो चालू लेखांकन वर्ष के जो पेडअप कैपिटल है उसके 15% के बराबर रहनी आवश्यक है। इसके साथ यदि कंपनी गत वर्षों के अपलिखित हुए आशय एवं हानियों को भी जो भी कम हो को पूर्णतः चालू वर्ष के लाभों में से पूरा करना के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष के लाभों में से लाभांश की घोषणा या भुगतान कर सकेगी। कंपनी का संचालक मंडल किसी वित्त वर्ष में कंपनी के लाभ हानि खाते से आगे लाए गए आधिक्य एवं चालू वित्तीय वर्ष के लाभों में से ही अंतरिम लाभांश की घोषणा या भुगतान कर सकेगा। यानी अंतरिम लाभांश का भुगतान कब कर सकता है? जब आगे लाए गए आधिक्य एवं चालू वित्तीय वर्ष के लाभों में से ही उसका भुगतान किया जा सकता है। संचयों में से अंतिम लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं की जा सकते। साथ ही साथ जो ये चालू वर्ष में अंतिम लाभांश की घोषणा की तिथि से ठीक पहले के 3 महीने में हानि हुई है तो अंतरिम लाभांश की दर ठीक पिछले 3 वर्षों के घोषित लाभांशों की औसत दर से अधिक नहीं हो सकती। अब अंतरिम लाभांश के पश्चात लाभांश जमा कराने से संबंधित है। तो जब लाभांश घोषित कर दिया जाता है, यह लाभांश हमारा सामान्य लाभांश या अंतरिम लाभांश दोनों ही हो सकता है कि राशि की जब घोषणा कर दी जाती है तो घोषणा की तिथि के 5 दिन के भीतर अधिसूचित बैंक में अलग से खाता खोलकर जमा कराना आवश्यक होगा। इसके साथ ही कंपनी अपने रजिस्टर्ड अंशधारियों को ही लाभांश का भुगतान नकद में अथवा चेक या लाभांश वारंट द्वारा करेगी। लेकिन इस उपधारा में एक यह भी छूट दी गई है कि कंपनी लाभों का पूंजीकरण पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमित कर अथवा पहले से निर्गमित किए जा चुके अंशों पर अदत्त राशि के बराबर बोनस के रूप में उन्हें पूर्ण प्रदत्त अंश बनाने हेतु उपयोग कर सकेगी। धन्यवाद।